नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। पिछले कुछ साल से सुस्त पड़ा भारत का रियल एस्टेट बाजार अब रिकवरी की पटरी पर लौट आया है। HSBC रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में 15 साल की सबसे तेज बिक्री दर्ज हुई है। वहीं एनारॉक रिपोर्ट बताती है कि बड़ी कंपनियों ने साल का 30% टारगेट पहली तिमाही में ही पूरा कर लिया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। बिकने वाले 70% घर 3 और 4 BHK के लग्जरी सेगमेंट में हैं। अफोर्डेबल होम्स का सपना लगातार दूर जा रहा है। आज प्रॉपर्टी जंक्शन में इसी पर चर्चा करेंगे कि लग्जरी घरों की बढ़ती डिमांड के बीच अब सस्ता घर कैसे मिलेगा। क्या प्रॉपर्टी के दाम घटने की उम्मीद खत्म हो गई है? तो आज के शो में जानेंगे कि महंगे घरों की मांग कैसे बिकेंगे सस्ते मकान। तो ये भी एक सवाल है और लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। जहां एक तरफ महंगे घरों की मांग जो है, डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो सस्ते मकान आखिरकार कैसे बिकेंगे। वहीं सुस्त रियल एस्टेट कारोबार में कैसे आई है रिकवरी, ये भी हम जानेंगे। वहीं मिडिल क्लास का कैसे पूरा होगा घर का सपना, चूंकि हर एक मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसका अपना घर हो, अपना सपनों का घर हो, तो वो सपना उनका कैसे पूरा हो सकता है। कंपनियां क्यों कर रही लग्जरी होम पर सबसे ज़्यादा फोकस, तो ये भी एक सवाल है कि आखिरकार जो कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हैं लग्जरी होम्स पर, लेकिन वो क्यों कर रही हैं। अफोर्डेबल होम्स अब कितने अफोर्डेबल बचे हैं, ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, ये एक तमाम बड़े सवाल हैं। लोगों के जहन में ये सवाल भी उठते हैं कि हम घर खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन घर हमको कैसे मिल पाएंगे जो हमारे बजट में हो। तो आइए देखते हैं एक गुप्ता परिवार की कहानी, जिसने अफोर्डेबल होम के लिए सालों इंतजार किया, लेकिन हालात बदल गए। बेंगलुरु के स्वप्निल शर्मा पिछले कुछ वर्षों से घर खरीदने की सोच रहे हैं। हर संडे एक 2 BHK घर की तलाश में वो निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा है कि सस्ते घर अब मिलने से रहे। उनके शहर में बिल्डर सिर्फ 2 से 3 करोड़ या फिर इससे भी महंगे लग्जरी प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं। छोटे घर रीसेल में हैं, लेकिन वो भी उनके बजट से बाहर हैं। अब अजय को या तो बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर घर का सपना छोड़ना पड़ेगा। ये केस बताता है कि बाजार अफोर्डेबल से लग्जरी की ओर कितना तेजी से शिफ्ट हो रहा है और आम खरीदार मुश्किल में है। तो देखिए, ये कहानी एक परिवार की नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे परिवारों की कहानी हो सकती है कि घर तो खरीदना है, लेकिन वो आपके बजट में नहीं है। या तो आप बजट बढ़ा सकते हैं या फिर आप उसी में संतोष कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं पंकज कपूर, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर लाइसिस फोरस। भारत के रियल एस्टेट बाजार के गहरे जानकार हैं, जो अफोर्डेबल और लग्जरी हाउसिंग के बदलते ट्रेंड्स पर रोशनी डालेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, रियल एस्टेट डिमांड तेजी से बढ़ रही है इस समय मार्केट में। क्या सस्ते घरों का दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? देखिए, अभी एक चेंज आने की उम्मीद है, मुझे लग रहा है। और कारण क्या हुआ कि अगर लग्जरी मार्केट अगर देख लीजिए तो कोविड के बाद जो है उसमें एक अपसर्ज था और एक डिमांड में बूस्ट आया था, क्योंकि एक तो प्राइस में स्टैग्नेंसी थी पिछले 2016 से 2020 के बीच में। तो प्राइस काफ़ी फेयर हो गया था, लग्जरी मार्केट काफ़ी डिस्ट्रेस में था, तो बिल्डर्स ने एक अच्छे प्राइस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री डिस्पोज करने की कोशिश की और डिमांड जो थी वो बड़े घरों की बढ़ गई थी, क्योंकि कारण है कोविड के दौरान लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनके पास घर होना चाहिए और बड़े घर होने चाहिए। तो एक अपग्रेडेशन डिमांड मार्केट में बढ़ के आई और उस अपग्रेडेशन डिमांड को कैटर करने के लिए मार्केट के अंदर जो इन्वेंट्री था उसका ऑफ टेक अच्छा हुआ, तो उसकी एक रैली बन के आ गई। और उसके बाद स्टॉक मार्केट और एसेट्स क्लासेस में भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ दिखाई दी, तो लोगों ने काफ़ी जो अपना प्रॉफिट बुक किया तो वो उन्होंने लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी घरों में निवेश करके किया। तो इसको देखते हुए बिल्डर्स को लगा कि एक डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड के साथ साथ उनकी जो सप्लाई भी मार्केट में आनी चालू हुई। वो ज़्यादातर जो है वो बड़े घरों की सप्लाई आनी चालू हो गई। और दूसरी बात है,
कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे वो स्पेशली लार्ज सिटीज़ में आउटस्कर्ट और पेरिफेरल मार्केट में आते थे, जहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी ऑफ लिविंग इज़ लेस, क्योंकि वहाँ पे सोशल फैब्रिक नहीं है, बहुत दूर पड़ते हैं हैबिटेशंस कम होने की वजह से, और उसके साथ साथ जो है मार्जिन भी बिल्डर्स का कम होता है, तो लेस मोटिवेटिंग हो जाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। और क्योंकि बड़े घरों की अंदर डिमांड थी, अपग्रेडेशन डिमांड थी, तो बिल्डर्स ने जो क्लोजर बाय लोकेशन थी वो वाली लोकेशन में इन्वेंट्री उठाई और लॉन्च की, न्यू लॉन्चेस बढ़ गए। तो यही कारण है कि जो सेल्स है वो न्यू लॉन्चेस को मिमिक करती है। तो अगर बिल्डर ज़्यादा घर लॉन्च कर रहे हैं जो क्लोजर बाय लोकेशन है, जहां प्राइजेस ज़्यादा है और बड़े घर पर बेच रहे हैं, तो आपको लगता है कि लग्जरी की सप्लाई बढ़ रही है, और लेकिन जब लग्जरी की सप्लाई बढ़ती है तो सेल्स भी बढ़ती है। और यही फिनोमेनन और यही चीज़ जो है हमें मार्केट में दिख रही है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक अपसाइड डाउन मार्केट दिखाई देता है कि अगर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे तो ज़्यादा घर की ज़रूरत जो है अफोर्डेबल एंड लोअर एंड पे है। अगर सप्लाई उल्टी तरफ से आ रही है, ज़्यादा सप्लाई लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी में आ रही है, तो वो एक हद तक जो है अपग्रेडेशन डिमांड और इन्वेस्टर को इंटाइस कर सकती है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है। मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और मेरे हिसाब से अब हम मार्केट के उस फेज पे पहुंच गए हैं जहां सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू करेक्ट टू द डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको आगे चल करके अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट में ज़्यादा सप्लाई होती हुई दिखाई देगी। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल रीजन है जो मोर कन्वीनियंट हो गए, तो उसके साथ साथ आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्डर इनिशिएटिव लेना चालू करेंगे। बिल्कुल सर, एक एनरॉक की रिपोर्ट ये बता रही है कि लिस्टेड कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 1.49 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा था, जिसका करीब 30% पहली तिमाही में ही हासिल कर लिया। इनमें ज़्यादा यूनिट जो थी वो लग्जरी हैं, लेकिन ये अब किस बात के संकेत दे रहे हैं? ये जो रिपोर्ट है वो क्या दर्शा रही है? देखिए, एक ये जरूर हुआ क्योंकि जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी कैपिटल सरप्लस थी, इनके पास लो कॉस्ट कैपिटल है, डेट कम है, और तो इनके पास क्रेडिट वर्दीनेस है, तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। और इनके टारगेट्स भी रहे हैं कि रेवेन्यू कैसे ज़्यादा इन्हांस हो। तो अफोर्डेबल सेगमेंट में जितने 10 घर बेच के जितना पैसा रेवेन्यू कमाते हैं, उतना लग्जरी में एक घर बेच के कमा लेते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल एडिक्वेसी की वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशंस कर पाए, लग्जरी सेगमेंट की सप्लाई को एक्वायर कर सके, और उसके साथ साथ उन्होंने न्यू लॉन्चेस भी किए, और यही कारण है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो ज़्यादा रहा, स्पेशली इन न्यू लॉन्चेस। तो अगर ऑल इंडिया में अगर हम देख ले तो जो सुपर लार्ज और लार्ज डेवलपर है, जिसके अंदर आपके ज़्यादातर लिस्टेड डेवलपर भी एक बड़ा प्रोपोर्शन बनाते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स में 30 से 35% है। अगर हम ओवरऑल ऑल इंडिया की जो 60 सिटीज़ का बिल्डर मार्केट देख लेते हैं, तो ये करीब 8.5 लाख करोड़ है, जिसमें से आपका 35% कम्स फ्रॉम 400 to 500 डेवलपर, और टॉप 20 डेवलपर शायद 12 से 15% कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो क्योंकि इनका सप्लाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इन्होंने प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च किए और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च किए, इसके लिए आपके इनके नंबर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन मैंने जरूर ये चीज़ देखी है कि फर्स्ट हाफ जो गुजरा है इस कैलेंडर ईयर का, इसको अगर हम पिछले फर्स्ट हाफ से भी कंपेयर करें, तो जहाँ पे ओवरऑल मार्केट में 1% का डिक्लाइन दिखाई दिया है, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में फिर भी 20+% की ग्रोथ है सेगमेंट टू सेगमेंट लेवल। तो वो अभी तक ये बता रहा है, और ये सेगमेंट टू सेगमेंट ग्रोथ इसके लिए है क्योंकि जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट में हो रहे हैं। जब तक न्यू लॉन्चेस टेपर डाउन नहीं होंगे, तब तक जो है आपको
ग्रोथ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, लेकिन सर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों आखिरकार लोग लग्जरी होम्स की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उनके पास हो तो सिर्फ लग्जरी होम्स ही हों? देखिए, सारी चीज़ें जो मुझे लगती है सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपके जो सेल्स के नंबर ये नहीं है कि लोग बाग ज़्यादा इधर की तरफ रुझान कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो बिल्डर्स जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो एक सेल्स का जो है एक एफर्ट डालता है, एक प्रमोशन चलाता है और एक प्राइस पे कोट करता है, और दूसरा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी मार्केट में हो गया है। तो अगर हमने रीसेंट लग्जरी सेगमेंट में जो सेल्स देखी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन इन्वेस्टर मार्केट का भी हो रहा है, जहाँ पे बिल्डर कोट करता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको एक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर एक अपसाइड बना करके अपनी इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस जो घर खरीदार हैं आपके लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये सब एंड यूज़र हैं और आपकी जेन्युइन डिमांड है। बहुत हद तक, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हैदराबाद एंड बहुत सारे शहरों में ये जो है ये वेरी लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, सेगमेंट हैं, जिनको एक अपसाइड दिखाई जाती है कि भाई 50,000 की चीज़ हम आपको 30,000 35,000 रुपये में दे रहे हैं, और हालांकि 35,000 का भाव भी आपका माइक्रो मार्केट के भाव से प्रीमियम में होता है, लेकिन इन्वेस्टर को लगता है एक बड़ा बिल्डर है, एक डिज़ाइर्स के अंदर वो निवेश करता है। तो एक एक्सुबरेंस है, एक प्रमोशनल स्किल्स है बिल्डर्स की, जिसके थ्रू वो एक इन्वेस्टर को इंटाइस कर पा रहे हैं, और यही कारण है आपको सेल्स और न्यू लॉन्चेस इस सेगमेंट में आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो फिनोमेनन है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है और बहुत ज़्यादा वक्त तक चलेगा, क्योंकि ये फिनोमेनन हर एक ग्रोथ मार्केट के अंदर आता था। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी 2007 के बाद, जो 2009 तक का पीरियड था, फिर लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद जब जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, उसके बाद लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा सप्लाई हुई। फिर अगर हम देखते हैं 2016 से लेकर के 2020-21 तक प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक स्टेगनेंसी थी। तो जब अपग्रेडेशन डिमांड पूरी हो जाएगी, प्राइस एक पीक तक पहुंच जाएगा जहां पे ग्रोथ कम हो जाएगी, वैसे ही आप देखेंगे कि लग्जरी सेगमेंट में बिल्डर का रुझान थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा और आपको वॉल्यूम्स अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, लेकिन सर 5 साल में अगर हम देखें तो अफोर्डेबल होम्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो 38% से 18% पर आ गई है। क्या ये अब जो मिडिल क्लास है फैमिली, उनके लिए उनका ये जो सपना है खत्म होने जैसा नहीं है? देखिए, अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो 30 लाख के नीचे के घरों की के अंदर ज़रूर आपको गिरावट दिखाई दी है, लेकिन आप अगर 1 करोड़ के नीचे देख लीजिए तो आज भी अभी भी मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है। अगर 60 to 70% ऑफ द मार्केट 1 करोड़ के नीचे है, और अफोर्डेबिलिटी अगर हम देखें तो हर एक सेगमेंट में उसका एक थ्रेशोल्ड ऑफ अफोर्डेबिलिटी रखती है, जो ऑन एन एवरेज मानी जाती है कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम का 5 गुना प्राइस पे वो घर खरीद सकता है। लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हमेशा ज़रूर है कि जो मार्केट कैटर करता है वो टॉप 2% को ही कैटर करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिटिक्स है जो मैं देखता हूँ कि एक इन एफिशिएंट कंडीशन में जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, इंटरेस्ट रेट आपके एक कंड्यूसिव और ऑप्टिमम लेवल पे है, बिलो 8% के अगर लेवल के ऊपर है, प्राइस जो है वो बहुत स्पेकुलेटिव नहीं है, तो यूजर मार्क और जो रियल एस्टेट है वो 2 से 2.5% वहाँ के नंबर ऑफ हाउस होल्ड को के हिसाब से अपने आप को बेचता है। तो ये बताता है कि मार्केट जो है वो टॉप 2% को ही कैटर करता है रियल एस्टेट, और यही कारण है कि हमारे पास शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और हाउसिंग की और डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मार्केट एक्सप्लॉइट बिल्डर ज़्यादा करते हैं, और यही कारण है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लिए लोगों को बहुत दूर जाके रहना पड़ता है।
और वो कम डिज़ायरेबल होता है। हालांकि अफोर्डेबिलिटी अच्छी होने के बावजूद भी लोग वहाँ जाके रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोशल फैब्रिक और लाइफ को अनफोल्ड करने के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो लग्जरी सेगमेंट ऐसा होता है कि वो एक बेटर लोकेशन होता है जिसका एफिशिएंसी इंडेक्स और कन्वीनियंस अच्छी होती है, तो वहाँ पे डिमांड इंटरेक्टिबिलिटी भी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर लोग उधर जाते हैं, और यही कारण है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में गिरावट दिखाई दी है। और इसका एक दूसरा कारण भी है, जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स थे, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों ही लेस इंसेंटिवाइज्ड हो गए। गवर्नमेंट ने जो टैक्स एग्जम्पशंस था अफोर्डेबल हाउसिंग का अंडर 80 AIB के अंदर जो बिल्डर को मिलता था कि इफ दे आर कंस्ट्रक्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट दे गेट द एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स, वो विड्रॉ हो गया था मार्च 2020 के बाद, और उसके कारण जो है बिल्डर्स लेस इंसेंटिवाइज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो CLSS के बेनिफिट हुआ करते थे, जो नई स्कीम आई है वो लेस मोटिवेटिंग और लेस इंसेंटिवाइज है। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों जो फोर्सेस थी वो फोर्सेस अब उतनी मोटिवेटिंग नहीं रही है, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आपको सप्लाई और सेल्स दोनों में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे। और यही कारण है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द अफोर्डेबल हाउसिंग। जी लेकिन सर अगर हम देखें, चूँकि एक मिडिल क्लास चाहता है कि उसके पास भी अपना घर हो, एक ऐसा घर हो जो अफोर्डेबल हो, जिसको वो अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन बायर्स का जो ट्रेंड है वो अफोर्डेबल से लग्जरी पर जो अभी का हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया है लग्जरी पर। इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या ये इनकम ग्रोथ हो सकता है इसका एक रीज़न, या लाइफस्टाइल चेंज हुआ है? देखिए, इनकम ग्रोथ तो आदमी अगर एक सस्टेनेबल लेवल पे करेगा तो आप हो सकती है कि GDP से थोड़ी और परसेंटेज हायर हो गई, ऐसी नहीं हो गई कि पहले जिसकी अफोर्डेबिलिटी 50 लाख का घर खरीदने की थी वो अब 2 करोड़ हो गई है, क्योंकि उस तरीके की एक्सुबरेंस हमने इकोनॉमी में भी नहीं देखी। तो मुझे वो ग्रोथ की कारण जो है सप्लाई और सेल्स में नहीं दिखता है। सेल्स के अंदर इसके लिए है क्योंकि न्यू सप्लाई उधर बढ़ी है, और न्यू सप्लाई के साथ साथ अपग्रेडेशन डिमांड थी, और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होने की वजह से जो है वहाँ पे आपको जो है एक्टिविटी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। और लग्जरी और अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट में जो है सप्लाई कम होने के कारण क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा लेस इंसेंटिवाइज्ड है बिल्डर के लिए, एज वेल एज जो डिमांड साइज थी, जो पहले PMAY के इंसेंटिव्स थे वो भी कम हो गए, यही कारण। तो अब जो आपकी बात है कि भाई मिड सेगमेंट वाला आदमी क्या घर खरीद ही नहीं सकता, हर आदमी अपनी इनकम के 5 गुने सालाना इनकम के 5 गुने लेवल के ऊपर जो है कॉस्ट का जो है वो घर खरीद सकता है। ये कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी है। तो 10 लाख की इनकम है तो वो 50 लाख का घर खरीद सकता है, और 1 करोड़ की इनकम है तो 5 करोड़ का घर खरीद सकता है। अगर एक एंड यूजर की एलिजिबिलिटी इसके बेसिस पे होम लोन की एलिजिबिलिटी मानी जाती है। तो और काफ़ी सप्लाई अवेलेबल है, जो इंटरेक्टिव लोकेशंस हैं बिटवीन 45 लाख रुपीज़ टू 1 करोड़। और वो अच्छा वो कर रहा है। दिस सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स 60 to 65% ऑफ द मार्केट। इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू आपको लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी में ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट अगर आप देख लीजिए तो 1 करोड़ के नीचे अगर हम मार्केट देखेंगे तो 70% मार्केट आज भी डिमांड और सप्लाई साथ उसको ही कैटर करता है। ये पेरिफेरल मार्केट है, सबर्बन लोकेशंस हैं, बहुत अनडेवलप लोकेशंस में स्ट्रगल है, बट डेवलप लोकेशन है जो पेरिफेरल है वहाँ पे तो आज भी इंटरेक्टिबिलिटी दिख रही है डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अब जो इंतज़ार हो रहा है अफोर्डेबल हाउस का, वो शायद अब मिडिल क्लास खरीद सके, और
इसी बीच हम अपनी चर्चा को सर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है यूट्यूब पर और आप अपना सवाल आसानी से वहां पर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपना सवाल जो है वो टाइप करिए और उसके बाद सीधा आप हमें भेज दीजिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा और उसके बाद आपके उस सवाल को हम शामिल करेंगे। देखिए, एक और तरीका है व्हाट्सएप के जरिए। आप प्रॉप लिखिए, जो कि प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपको इस नंबर पर भेज देना है अपना सवाल। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बीच देखिए, अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। इनमें से कुछ दर्शकों के सवाल हम ले लेते हैं। दिल्ली से सुनील कांत पूछ रहे हैं कि क्या अब सस्ते घर सिर्फ बनारस और प्रयागराज जैसे छोटे शहरों में मिलेंगे? तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी बड़ी सिटीज़ हैं उसके पेरिफेरल रीजन्स में अगर आप जाएंगे, जैसे आप थाना चले गए मुंबई में, नवी मुंबई के रीजन में चले गए, एक्सटेंडेड सबब हो गए, बदलापुर, खारघर, पनवेल, वसई, विरार, आपको अच्छे खासे सस्ते घर दिखाई देते हैं। चाहे आप गुड़गांव के आउटर एरियाज में चले जाएं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सेक्शंस देख लीजिए, गाजियाबाद का सेक्शन देख लीजिए, आपको सस्ते घर उधर भी मिलते हैं। सस्ते घर का मेरा यही है कि एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है कि भाई एक जगह जहाँ पे उसका भाव जो चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर वहाँ पे घर की कीमत आती है, और आप अपने बजट के लेवल के ऊपर लोकेशन का चुनाव खरीद करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा कि हर एक आदमी जो है वो एक मोस्ट एस्पायरिंग लोकेशन पे घर लेना चाहता है, लेकिन वो वहीं खरीद पाता है जहां वो क्वालिफाई करे कॉस्ट बेसिस पे, जहां उसकी अफोर्डेबिलिटी है वहीं वो खरीद सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लग्जरी का ही सप्लाई अवेलेबल है। पेरिफेरल मार्केट ऑफ द सिटीज है, सबर्बन मार्केट्स ऑफ द सिटीज हैं, वहां पे आपको अच्छी खासी अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई अवेलेबल है। और ये बात गलत है कि बनारस और प्रयागराज में ही छोटे शहरों में ही आपको अफोर्डेबल हाउसिंग दिखते हैं। सबसे ज़्यादा बिल्डर की सप्लाई अफोर्डेबल हाउसिंग की लार्ज सिटीज से ही आती है। 85% ऑफ द ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट में जो है वो इस सेगमेंट का है। अगर बिल्डर मार्केट में 50% ऑफ द सप्लाई अभी भी अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट से ही आती है, और ये सब लार्ज सिटीज़ में ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अहमदाबाद जैसे आपका शहर हो गया, आपका एमएमआर हो गया, पूना हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया। हैदराबाद और बेंगलोर में थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रपोर्शन थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर सर मार्केट जैसे एक्सप्लोर आप करेंगे तो आप सस्ते घर जो हैं वो पा सकते हैं। एक और सवाल है मुंबई से सर कविता अहलावत पूछ रहे हैं कि लग्जरी होम्स का ट्रेंड क्या निवेशकों के लिए फायदेमंद है? मैं तो बोलूँगा कि आप कॉशियस होइए, क्योंकि कारण है कि जो लग्जरी होम्स हैं ये हमेशा से ही देखने में लुक्रेटिव लगते हैं, क्योंकि इसका प्रमोशन अच्छा होता है और प्रमोशन में ब्रोकर आपको अच्छे अच्छे अपसाइड दिखा करके रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना असेसमेंट यही है कि जो डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट मार्केट की फेयर वैल्यू से प्रीमियम में होता है जी। पास्ट में भी मैंने देखा है। और अगर मैं बड़ा अच्छा सा एनालिसिस कर रहा था, अफोर्डेबल सेगमेंट ने पिछले 15 साल में बेटर रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन टू द लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। तो अगर आप ये देखिए, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट हमेशा से ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड होता है, ओवर कॉस्ट होती है, तो उसमें डिमांड इंट्रैक्टेबिलिटी कम होती है। लग्जरी जितना ज्यादा आता है वो अपसाइड क्रिएट करता है अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट कैचअप करता है एक हायर पॉइंट्स को। तो इसके लिए ज्यादा ग्रोथ मुझको अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में दिखाई दी। लग्जरी में मुझे जो है, मैं हमेशा ये आपको बोलूंगा कि आप कॉशियस रहिए, करके रुझाने में ना आइए, और ये ट्रेंड को देख करके ऐसा ना हो कि आप जंप कर लें और फिर फंस जाएं, क्योंकि इन पास्ट ऑल्सो
luxury segment has given the least appreciation. बिल्कुल, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर मैं आपके पास लौटती हूँ, अब सीधा चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बता रहे हैं कि कंपनियां कितनी तेजी से टारगेट हिट कर रही हैं। थैंक यू अंजलि। तो एक तरफ जहां सस्ते घरों की डिमांड हो या फिर सप्लाई हो या फिर बिक्री हो, वो बुरी तरह इफेक्ट हुई है, बहुत स्लो डाउन उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सस्ते घरों के अलावा लग्जरी जो घर हैं, जो बड़े घर हैं, जो रियल एस्टेट जो बड़े बड़े घर लेके आते हैं, उनकी जो बिक्री और डिमांड और सप्लाई जो है उसमें तेज़ वृद्धि देखने को मिली है। और कई सारे रियल्टी सेक्टर के जो ग्रुप्स हैं उनमें जो टारगेट्स होते हैं, सालाना जो टारगेट्स उनके जो होते हैं, उन्होंने जो मोटा चंक जो है, मोटा जो हिस्सा है वो Q1 में ही, यानी कि अप्रैल मई जून के जो Q1 जो होता है उसमें ही अचीव कर लिया है। एक एक करके आपको ऐसे ग्रुप्स की बात ऐसे ग्रुप्स हम बताते हैं जिनमें ऐसे टारगेट जो दिए गए हैं उनके, और जो उन्होंने लक्ष्य जो हासिल किए हुए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एनालॉग रिसर्च की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि DLF का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो टारगेट था, फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो टारगेट है वो 22,000 करोड़ रुपए का था, जो है अभी। और Q1 में जो लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है वो 52% का जो लक्ष्य है उन्होंने अभी हासिल कर लिया है, यानी कि 11-11,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो था उन्होंने Q1 में ही एक तरह से हासिल कर लिया है। वहीं प्रेस्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27,000 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और अभी जो उन्होंने Q1 में जो हासिल कर लिया है, जो टारगेट है वो 45% का जो टारगेट है इन्होंने अभी ही हासिल कर लिया है। इसके बाद कीस्टोन रियल्टर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है, उसमें से 27% जो टारगेट है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। ओबरॉय रियल्टी ये भी एक बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6,608 करोड़ रुपए का इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट है, और इसमें से 1/4 हिस्सा यानी कि 25% हिस्सा जो है उन्होंने अभी अभी Q1 में ही हासिल कर लिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इनका भी जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा था, यानी कि 32,500 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और इसमें से 22% जो टारगेट है वो इन्होंने अभी अचीव कर लिया है Q1 में। लोधा की बात करें तो 21,000 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और इसमें से 21% जो टारगेट है इन्होंने अभी अचीव कर लिया है। इसके बाद कुछ और रियल्टी सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल ये भी एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,500 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है इस साल का, और 21% इन्होंने भी Q1 में ही अचीव कर लिया है। शोभा की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है, और इन्होंने भी 21% का जो टारगेट है वो अभी Q1 में अचीव किया है। कोल्टे पाटिल 4,500 करोड़ रुपए का इनका एक तरह से लक्ष्य है, और 14% का जो टारगेट है इन्होंने अभी अचीव कर लिया है। और आखिर में आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड 9,000 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है, और जो टारगेट उन्होंने अचीव किया है Q1 में ही वो 12% का है। आखिरी कुछ कंपनियों में भले ही थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो बड़ी कंपनी हमने आपको दिखाई उन्होंने मोटा मोटा एक तरह से 50% से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने अभी अचीव कर लिया है, जो कि दिखाता है कि लग्जरी सेगमेंट में जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो बिक्री भी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन सस्ते घरों में काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बता दिया कि कौन सी कंपनी ने कितना टारगेट रखा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और उसके बाद अभी तक उन्होंने कितना अचीव कर लिया है। हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी के पास दोबारा लौटते हैं। सर, अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्चेस घटने से डेवलपर्स को कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, और जो अभी आंकड़े अभिषेक ने बताए, मेरे सहयोगी ने, फाइनेंशियल ईयर में कुछ कंपनीज ने, DLF हो गया या फिर अन्य कंपनीज हो गई, उन्होंने अलग अलग टारगेट रखे और उसके बाद उस टारगेट को उन्होंने पूरा भी किया। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे को लग रहा है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रही मार्केट के अंदर कि अच्छी कैपिटल होने की वजह से उन्होंने अच्छे एक्विजिशन किए और सप्लाई मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। तो अगर आप देख लीजिए, जो भी लिस्टेड कंपनी है, ये 15 या 20 कंपनियां जितनी भी हैं जो टॉप की आती हैं, इन्होंने एक एक्सटेंसिव लॉन्चेस किए। आज भी अगर हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ और स्मॉलर डेवलपर और मीडियम साइज डेवलपर देख रहे हैं, उनके पास इतनी एपेटाइट नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छा लॉन्चेस करें, और आप ओवरऑल नंबर में अपसाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कोविड के बाद एक के शेप रिकवरी आई है, वही हमको रियल एस्टेट के अंदर भी दिखता है। जो लार्ज और सुपर लार्ज डेवलपर हैं, जिनके पास पैसा था, तो उनके पास अच्छे एक्विजिशन हुए, नए लॉन्चेस हुए, तो सेल्स का भी रुझान उनकी तरफ बढ़ गया। जबकि मीडियम और स्मॉलर डेवलपर और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर अभी भी उस तरीके की ग्रोथ हमको नहीं दिखाई देती है। और तो दो एस्पेक्ट्स ये लगती हैं कि मुझे कि जो
मार्केट में इस वक्त जो एक प्लेटू दिखाई दे रहा है, स्पेशली द क्यूमुलेटिव सेल्स के अंदर, तो हमारे डेटा के हिसाब से पिछले फर्स्ट हाफ में पिछले साल के कंपैरिजन में 1% की गिरावट दिखाई दी और 2-3 क्वार्टर से हमें निगेटिव ग्रोथ सेल्स के अंदर क्यूमुलेटिव मार्केट में दिख रही थी। हालांकि लग्जरी अभी भी अच्छा कर रहा है, जिसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे चल के जो लार्ज बिल्डर हैं इनका भी फोकस जो है थोड़ा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के ऊपर बढ़ेगा। और साथ में अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है, जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट लेके आती है, अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ अच्छे बेनिफिट्स वापस बिल्डर के लिए और कंज्यूमर के लिए लेके आती है, तो आपको वहाँ पे सेल्स और सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत ही अग्रसर है इस तरफ। बिल्कुल। और सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अफोर्डेबल हाउस जो है वो आप अपना कर लें। लेकिन सर, क्या अफोर्डेबल होम्स अब सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स या फिर जैसे कि पी में तक ही सीमित हो गए हैं? नो, दोनों तरफ है। आपका पीएमएवाई की तो थोड़ी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि बिल्डर का मार्जिन भी वहाँ कम होता है और इंसेंटिव भी जो पहले अवेलेबल थे वो भी कम हो गए। लेकिन मिड सेगमेंट में अभी भी अच्छी खासी सप्लाई है। तो और मेरे हिसाब से द न्यू लॉन्चेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। सर, कुछ और दर्शकों के सवाल आ गए हैं, वो भी हम एक बार शामिल कर लेते हैं। आगरा से रीना सचदेव पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में अफोर्डेबल होम्स दोबारा पॉपुलर हो सकते हैं? बिल्कुल ही होंगे। एंड मेरा अपना ये है कि आप होम्स की बात कीजिए, अफोर्डेबल होम्स जो है हर एक लोकेशन के साथ उसके खरीदार की अफोर्डेबिलिटी मैप करते हैं। तो अगर 20 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकता है, वो 20 करोड़ का घर अफोर्ड करने की इनकम रखता है, तो तब वो खरीदता है। और जो 50 लाख का घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी है उसकी इनकम डिफाइन करती है, और इनकम के बेसिस पे एक अर्बन सेटिंग में उसका एक पोजीशन हो जाता है। आप हर एक लोकेशन का एक पर स्क्वायर फीट प्राइस होता है, और उस पर स्क्वायर फीट प्राइस के बेसिस पे आप डिफाइन कर पाते हैं कि आप कहाँ रह सकते हैं। अगर आप 2 BHK जैसे मुंबई के साउथ मुंबई में लेना चाहेंगे तो आपको 5 या 7 करोड़ रुपए का मिलेगा, जबकि आप पेरिफेरल रीजन में जाएंगे तो आपको शायद 50 लाख रुपए में मिल जाए। तो हर एक लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस और डेमोग्राफिक अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे रहता है। तो आप हर जगह पे आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि आप डिज़ायर करें कि 5 करोड़ और 2 BHK वाली लोकेशन में आपको 50 लाख का घर मिल जाएगा, और वो आपका कभी भी ड्रीम फुलफिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लैंड का भाव ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो लैंड का प्राइस डिफाइन करता है कि आप कहाँ पे घर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। और पेरिफेरल रीजन्स जो कनेक्शंस के हिसाब से जो बढ़ के आ रहे हैं, जैसे नवी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के कनेक्शन के बाद ओपन अप हो गया, जिसकी इंटरेक्टिबिलिटी साउथ मुंबई और इकोनॉमिक हब ऑफ मुंबई से बढ़ गई, तो वो रीजन्स आपको अच्छे खासे अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस आपको आगे चल करके देगा। और यही आपको दिल्ली, NCR और दूसरे शहरों के जो पेरिफेरल रीजन्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे जो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहले इनकन्वीनियंट लोकेशन थी जहां आप जाके नहीं रह सकते थे, लेकिन कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से आप वहां जाके रह सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शंस बन करके फ्यूचर में आएंगे। बिल्कुल। और सर, प्रयागराज से प्रवेश सिब्बल हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की कोई नई स्कीम है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आने वाली है? सरकार की इनफैक्ट अभी तक तो पब्लिकली अनाउंस तो कुछ भी नहीं है, और जो है वो गवर्नमेंट ने ISS स्कीम्स कंज्यूमर के लिए की थी, और उसके अलावा तो केवल बजट के अंदर जो थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट उनका था कि गवर्नमेंट विल अंडरटेक टू बिल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। हालांकि
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड ए मैंडेट टू डिलीवर 50 lakhs अफोर्डेबल हाउसिंग होम्स। तो इस तरीके की स्कीम्स है, लेकिन ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग स्कीम आएगी। जो अनाउंस्ड हैं उसके अलावा मेरी जानकारी में चीज़ें नहीं हैं। जी बिल्कुल सर, आम बायर्स को अगर घर लेना हो तो उन्हें क्या अपना बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा? और जैसा कि आप लोकेशन का भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ सिटीज़ का भी आपने जिक्र किया, तो क्या अब ऐसे में घर खरीदना है तो क्या उन्हें बजट अब बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, बजट आदमी अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसकी इनकम कितनी है। और मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा कि, हालांकि ये बोला जाता है कि हर आदमी को, हमारे एक मित्र बोलते थे कि हर आदमी को घर अपनी औकात से ज़्यादा का खरीदना चाहिए, लेकिन मैं ये तुमको एडवाइस नहीं करता हूँ। उसका कारण ये है कि आप जो घर खरीदते हैं, आप लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उसकी सर्विसिंग आप ध्यान में रख करके खरीदें। ओवर कमिटमेंट ना करें, और घर अगर खरीदना है तो तभी खरीदें जब आप एलिजिबल हों उस घर को खरीदने के लिए। मेरे हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो नया एरिया कनेक्ट हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, वो एक अच्छे वायबल ऑप्शंस बन करके आएंगे। और दूसरा है कि आप सेकेंडरी होम्स में अच्छी लोकेशंस में, डेवलप लोकेशंस में भी आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपना स्पेस डिसाइड कीजिए, और जो लोकेशंस हैं जो जहाँ जो कनेक्टिविटी के में आती हैं और वहाँ पे वायबल प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको घर मिल रहा है, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। रेंटल यील्ड एक अच्छा बैरोमीटर है ये समझने के लिए कि भाई वहाँ पे कितना अपसाइड अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप कहीं पे भी खरीद रहे हैं जहाँ पे 3% या 3% से ऊपर की रेंटल यील्ड है, तो वहाँ प्राइस प्रोडक्टिव है, वहाँ आपको ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन आप हर अपने इनकम की एलिजिबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड कीजिए। बिल्कुल सर, अगले 5 ईयर में रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या होने वाला है? आप अगले 5 साल में रियल एस्टेट मार्केट को कहाँ देखते हैं? और अगर किसी को घर खरीदना है तो अगर हम बात करें तो क्या उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन रह सकता है? अभी खरीद लें या फिर थोड़ा इंतजार करें? देखिए, अभी भी मार्केट स्पेकुलेटिव नहीं है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, खरीदना चाहते हैं और आपके पास सप्लाई अवेलेबल है जो क्वालिफाई करती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप खरीद लीजिए। क्योंकि हमें मार्केट में प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिख रहा है। और आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदें, आप थोड़े बैरोमीटर देखिए कि लोकेशन हैबिटेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है। नो मैंस लैंड में ना खरीदिए, कहीं पे भी पैसा ना डालिए, बड़ी बड़ी ड्रीम्स के हिसाब से जो लोग बाग दिखाते हैं उसके बेसिस पे नहीं देखिए। रेंटल यील्ड देखिए, हैबिटेशन देखिए, रात में विजिट कीजिए उस लोकेशन का, देखिए वो सिक्योर है, एक्सेसिबल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है, बढ़ने वाली है, कब तक बढ़ने वाली है, उसके बेसिस पे आप खरीदिए। और एंड यूज़र मार्केट है, क्योंकि कारण है कि अब वो मार्केट स्पेकुलेटिव नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एनसीआर और कुछ नॉर्थ इंडिया मार्केट, क्योंकि वो सप्लाई के क्रंच की बेसिस पे स्पेकुलेटिव फोर्सेस काम करती हुई दिखाई दी। बट ज़्यादातर बाकी शहर हैं जहाँ पे प्राइस ग्रोथ भी 5 से 7% है, वो आज भी प्रोडक्टिव प्राइस रेंज पे हैं। तो प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिख रहा है। आप गलत नहीं होंगे घर खरीदने के बाद। आप घर जरूर खरीदिए, आज ही खरीदिए, वेट न कीजिए, प्रोवाइडेड आप एलिजिबल हैं उस जगह को और उस घर को खरीदने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो भारत का रियल एस्टेट बाजार अब पूरी तरह से लग्जरी होम्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अफोर्डेबल होम्स का सपना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। सवाल अब ये है कि सरकार और डेवलपर्स इस चुनौती का हल कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर खरीद भी सकते हैं। देखते रहिए प्रॉपर्टी जंक्शन, सिर्फ अमर उजाला द बोनस पर।